अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवा दी है। ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुनी जा रही थी उसके बेंच के ऊपर, 5 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ किया है। लेकिन एतराज़ ये है कि इस 5 रुकनी बेंच में शामिल 3 जजेस, जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दरख्वास्त की गई है कि अपने आप को इस बेंच से, 5 रुकनी बेंच से अलहदा कर लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर नया बेंच तश्कील दें इस जो मामला है उसकी समाअत के लिए। ये कहा गया है कि जस्टिस बंदियाल का तो बराह रास्त मफादात का टकराव है, क्योंकि जिन ऑडियोज़ की तहकीक के लिए कमीशन को टास्क दिया गया है उसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर उसमें चीफ जस्टिस साहब की सास की भी है, तो इसलिए वो अपने आप को रिक्यूज़ करें। जस्टिस इजाजुल एहसन का ताल्लुक ये बताया जाता है कि जो मुबैना ऑडियोज़ हैं जिनकी तहकीकात होनी है उसमें जिस केस की वो समाअत कर रहे थे जस्टिस इजाजुल एहसन, यानी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस, उस केस का हवाला है, उससे ताल्लुक़ है, इसलिए वो अपने आप को रिक्यूज़ कर ले। और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ऑडियो में मुबैना तौर पर तज़किरा है, जिक्र है, इसलिए उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने आप को, ये तीनों जज साहिबान रिक्यूज़ कर ले। अब ये भी आपको याद दिलाते चले कि जो कमीशन या कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी इन ऑडियो लीक्स पर तहकीकात के लिए, इनके खिलाफ दरखास्तों पर कल दोबारा समाअत होनी है। और गुज़श्ता समाअत के ऊपर 5 रुकनी बेंच ने जो ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात करा था कमीशन, उसको काम करने से रोक दिया था और फरीकैन को तलब किया था। इस सिलसिले में आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये जो सारा का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और फिर उसके ऊपर एतराज़ कर दिया 5 रुकनी बेंच ने और उसको काम से रोक दिया, नहीं होना चाहिए था। और इनका तो बैठने का ही 3 जजेस का इख्तियार नहीं बनता। इफ्तिखार चौधरी साहब की उन्होंने मिसाल भी दी। सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा ये है कि क्या बेंच पर जो हुकूमत एतराज़ उठा रही है कि 3 जज साहिबान अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर ले, क्या इतराज़ वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, क्या राय है आपकी? जी शुक्रिया लीना। जहाँ तक चीफ जस्टिस बंदियाल का सवाल है, मेरा ख्याल है उनके ऊपर एतराज़ दुरुस्त है और इसके मैं 3 बातें करना चाहूँगी। पहली तो ये, आपको याद होगा 2021 में सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंच का हिस्सा थे और ये जो MPs को फंड्स देते हैं डेवलपमेंट के, इमरान खान साहब के टाइम पे उस पे केस चल रहा था। तो उस बेंच का एक हिस्सा थे जस्टिस बंदियाल तब, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को कहा था कि वो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ अनबायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते। उन्होंने साइन किया था, वो इस ऑर्डर का हिस्सा थे। ना इमरान खान साहब ने कोई एतराज किया था जस्टिस काजी फायज ईसा पे, ना किसी और पार्टी ने किया था, ना जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद रिक्यूज किया था। ये उस बेंच ने फैसला किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसा इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई केस नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उन्होंने एक पिटिशन उनके खिलाफ की हुई है। तो ये स्टैंडर्ड जस्टिस बंदियाल ने एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मेरी नजर में हमारे आइन, हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जनरल एक जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ है। अब हम देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा बने, वो इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो इस कमीशन के खिलाफ पिटिशन सुन रहा है, वो इसको हेड करेंगे, वो इसका हिस्सा बनेंगे। और इंटरेस्टिंगली जो मेन इश्यू इस पिटिशन में उठाया गया है वो ये है कि क्योंकि वो एज चीफ जस्टिस उनका इख्तियार है, उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है कि अगर कोई जजेस किसी कमीशन का हिस्सा बनते हैं तो वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं, वो इख्तियार भी अपना ओन कर रहे हैं, कह रहे हैं। इस बेसिस पे प्राइमा फेसाई उन्होंने इस कमीशन को काम करने से रोक दिया। 8 पेजेस का लीना वो उनका ऑर्डर था, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने अपनी रीजनिंग दी है और वो पूरा जो है अगर आप उसको पढ़ें वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही है। उन्होंने 4 जजमेंट्स का हवाला दिया है, अगर आप उन जजमेंट्स को भी पढ़ें वो कहती है कि जुडिशियल कैपेसिटी में जो जजेस हैं
हैं वो उन बेंचेस का हिस्सा जो है वो तब रिक्यूज करें अगर कोई और ऑप्शंस हो। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके अलावा कोई केस सुन ही नहीं सकता, तो वो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तब भी बेंच पे बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे माशाल्लाह 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं कि कोई ऐसा मामला है कि अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठेंगे तो केस जो है वो सुना ही नहीं जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई वेग या बहुत फार फेच्ड एलिगेशंस हैं तो फिर भी जजेस बैठ के सुन सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक उनकी फैमिली, बिजनेस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड एलिगेशंस हैं तो उन्हें रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में खुद दी हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों इंसिस्ट करेंगे कि आपने ही बेंच हेड करना है, जबकि साफ नजर आता है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अलीना, एक पस मंजर, एक कॉन्टेक्स्ट याद में रखना चाहिए कि बहुत से पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं 2016 से जो चल रहे हैं, 2017 से चल रहे हैं, उन सब में जस्टिस बंदयाल जो है वो उनका हिस्सा रहे हैं और उनपे एतराज अब एक उठ रहा है कि वो एक इम्पार्शियलिटी जो एक जज की होनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही। और आपने टाइमलाइन भी हमें बताई थी। अच्छा, बंदयाल साहब का ठीक है, मुझे आपकी रीजनिंग समझ आ गई, बट मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल एहसन साहब के ऊपर आपकी क्या राय है जो जवाब पेश किया जा रहा है? अलीना, वो मेरे लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड है, वो इतना स्टार्क नहीं है। खास तौर पे जस्टिस इजाजुल एहसन का तो उस पे मेरी कोई डिफिनिटिव राय नहीं है। वो देखते हैं अदालत किस तरह डिसाइड करती है। आपकी राय में जस्टिस इजाजुल एहसन का, क्योंकि उस तरह तो बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, एक ऑडियो है, वो बयाना तौर पे कह रही हूँ कि वो थोड़ा सा वो ना करे अपने आप को, तो कोई कबाहत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये देखते हैं कोर्ट किस तरह करती है और इवेंचुअली आप जजेस पे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन का भी एक रोल रहा है। तो आपने ये भी देखना है आपका जो फैसला आएगा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो शायद जस्टिस इजाजुल एहसन का उस बेंच में बैठना, उससे जो फैसला आएगा उस पर सवाल उठेंगे। ऑलरेडी अलीना, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑलरेडी बहुत तनकीद हो रही थी कि कई सालों से कहा लेकिन हुकूमत जो बार बार जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है, और एक तो ऑब्वियसली ये जो आप टाइमलाइन भी बता रही हैं कि ये लोग क्यों बेंचेस में और ख़ास तौर पे सियासी नौइयत के बेंचेस में बैठते हैं, वो एक साइड पे वो फैक्ट। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी जस्टिस इजाजुल एहसन को फॉर अदर रीजंस कहती है कि उनको नहीं होना चाहिए, और उसका एक रीज़न वो ये भी देते हैं कि जी वो शायद पनामा केस में मॉनिटरिंग जज रहे हैं तो में एक बायसनेस का एलिमेंट आता है, यहाँ पर सीसीपीओ वाला एलिमेंट निकाला गया है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर से मुतल्लिक जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है उनको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए अपने आप को? नहीं, पहली चीज तो ये कि क्या गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया इस बात को, यानी काजी फायद ईसा की सरबराही में उन्होंने जो कमीशन बनाया था और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब जो गवर्नमेंट उनको दरख्वास्त दे रही है, तो पहले तो उस चीज़ को, क्योंकि काजी फायद ईसा ने जो पे वो कि उन्होंने माना है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, लेकिन उन्होंने जो रीजनिंग दी है उस रीजनिंग को क्या गवर्नमेंट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है उस रीजनिंग को। तो मेरे ख्याल में उन्हें ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट ने, ज़ाहिर अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि हमने कलअदम नहीं करार दिया उस चीज़ को, हमने सिर्फ ये बताया। और अगेन जो आर्गूमेंट है जस्टिस बंदयाल साहब या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये है कि जी ये रिवायत रही है। तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि रिवायत तो ये भी रही है कि नॉट बिफोर मी, ये भी तो रिवायत ही है ना, ये कोई कानून तो नहीं है कि कोई जज कहे कि नॉट बिफोर मी, क्योंकि एक हाई मॉरल ग्राउंड आता है और उसमें आप ये कहते हैं कि जी मैं फला उसका वकील रहा हूं या और कोई रीजन होते हैं, इसलिए मैं इस बेंच में नहीं बैठना चाहता। इवन वकील अक्सर कहते हैं, वकील खुद भी ये बातें करते हैं, और उसकी स्पिरिट यही होती है कि कहीं ऐसा ना हो, मैं बता दूं कि हम एज ए जर्नलिस्ट हमारे केसेस में मखदूम अली खान के बारे में हमने ये क्वेश्चन किया था एक मरतबा कि मखदूम अली खान एक वेज बोर्ड के केसेस में वो हमारे वकील थे और एक केस में वो हमारे खिलाफ चले गए। तो हमने उस पर ये क्वेश्चन किया था कि आपको शायद ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछले केस में आप हमारे वकील थे, इस केस में आप APNS के वकील हो गए। तो यही चीज़ जज भी कहते थे
और जज जो है वो यही बातें करते थे। तो मेरा ख्याल है जब जस्टिस बंदियाल उस रवायत की बात करते हैं तो उन्हें इस रवायत को भी कायम करना चाहिए। और जिस तरह अभी रीमा कह रही थी कि उन्होंने तो खुद कादी फाइज ईसा साहब के हवाले से, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का तीनों जज पे एतराज जो है वो एक मुझे पॉलिटिकल बायस नजर आता है, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, जस्टिस बंदियाल पे स्पेसिफिक क्योंकि वो है स्पेसिफिकली उनकी मदर इन लॉ के हवाले से है, उनकी ऑडियो है, इसलिए वो तो बनता है। लेकिन कादी जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में जो उनका एतराज है वो मुझे नहीं मुनासिब लग रहा। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। मगर साहब ये अहम बात है आपकी, लेकिन इससे पहले कि मैं साफी साहब की तरफ जाऊँ, रीमा ये नुक्ता थोड़ा सा क्लियर कर दे, क्योंकि कानूनी और टेक्निकल नुक्ता है कि क्या आपको ये लगता है कि इस केस में जो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं या जिस तरह से हुकूमत की तरफ से मुकदमा पेश किया जा रहा है उसमें भी थोड़ी सी कमी है? क्या इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को इंस्टेड ऑफ कि वो बेंच के पीछे जाएं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बड़ा मुद्दा बनाएं, उनको इस चीज़ के ऊपर कहना चाहिए कि कमीशन की तश्कील तो कानूनी है, उसके ऊपर दलाइल दे? अलीना, ये जो ऑर्डर पिछले हफ्ते आया था ये उन्होंने स्टे किया और अभी तो इस पे प्रॉपर जो दलाइल हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होनी है। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने कंसीड किया है। वो कल की हेयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी और उन्होंने कहा क्योंकि कमीशन की सैटरडे को हेयरिंग थी तो उन्होंने उसको एक स्टे ऑर्डर दे दिया कि और उन्होंने फिलहाल कोई हतमी फैसला इस कमीशन पे नहीं किया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जो पिछली समाअत के ऊपर हुआ, जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने केस पुट अप किया, गो कि उनको पूरी तरह मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स की इब्तिदा की, क्या आपको लगता है वो सही था? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बार-बार बात किए जा रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें तो उन्होंने सिर्फ जो पिटिशनर्स हैं उनके दलाइल हैं उनको समराइज करके दे दिया है हमें, और कोर्ट की अपनी जो ओपिनियन है वो तो सिर्फ एक पैराग्राफ में है और वो भी सिर्फ इस नुक्ते पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नुक्ते पे। तो मेरा ख्याल है अभी तो ये बहुत एक अहम चीज है। आप सिर्फ ये कह के कि अदलिया की आजादी का मामला है, आप अकाउंटेबिलिटी से शील्ड नहीं कर सकते अदलिया को। ये मेरा एक बहुत अरसे से ये मौकफ रहा है और सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं अक्सर ये ऐसा करती है कि अदलिया की आजादी को बहाना बना के आपने देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस नहीं सुनी जा रही। आप देख रहे हैं ना फुल कोर्ट को बुला के रूल्स वो एक पूरी हिस्ट्री है जो हमें नजर आती है। पार्लियामेंट कुछ करती है, आप कहते हैं अदलिया की आजादी। बट एक काम करते हैं, लेट्स वेट कि कल की समाअत हो और उसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत आगे इसके ऊपर किस तरह से आर्ग्यू करती है और किस तरह से केस पुट अप करती है। सलीम साफी साहब, मजहर अब्बास साहब ने जो अभी बात की, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि चलें जस्टिस बंदियाल का तो समझ आता है मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन बाकी दोनों जजेस के ऊपर एतराज समझ में नहीं आता, पॉलिटिकल वो लगता है थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल उसमें इंटरेस्ट लगता है हुकूमत का? नहीं, देखें, एक तो अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें तो, और ये हमारी जो रेटिंग के लिहाज से बहुत ख़राब रेटिंग की हामिल अदलिया है, इसमें भी हमने अमूमन यही देखा है कि किसी भी केस से मुताल्लिक किसी जज का किसी भी हवाले से कोई वास्ता राब्ता रहा हो तो वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। मसलन हमने यहीं पे देखा है कि जी जजेस ने इसलिए रिफ्यूज़ किया है कि जी मैं इसमें वकील रहा हूँ किसी ज़माने में, या हमने यहाँ तक देखा है कि वकला की भी हमने इस तरह की मिसालें देखी हैं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब जब जो वकील थे तो एतजाज़ साहब ने तो उसका ख्याल नहीं रखा, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद उसकी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। और फिर रीमा ने जो बात की कि देखिए इमरान खान साहब और जस्टिस फाइज ईसा का कोई बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, लेकिन उनकी हुकूमत ने चूंकि उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था तो उस बुनियाद पे उसको बुनियाद बना के फिर बंदियाल साहब ने ये कहा कि जी आप उनसे मुताल्लिक किसी केस में नहीं बैठ सकते। सर ये तो बराह रास्त हुआ ना जी, ये तो बराह रास्त हुआ ना सर, उनके खिलाफ एक हुकूमत ने रेफरेंस भेजा, फिर वो सर्वेलेंस और सबको जिस तरह से एजेंसीज को इस्तेमाल करके होती रही, ये तो बराह रास्त मफादात का टकराव था उसमें। सर यहाँ पे भी ये मामला है ना कि जिस हुकूमत ने कमीशन बनाया है तो उस हुकूमत के
इनके उस हुकूमत, उसकी काबीना के, उनके पार्लियामेंट के बंदियाल साहब और मुनीब साहब और उनके बाकी एजाजुल हसन साहब के बारे में करारदादें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। फिर एजाजुल हसन साहब जो थे वो नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ उस फैसले के निगरान जज थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जब आप ये कहते हैं तो आप अपने बाकी 14 जजेस बनते हैं, 12 बनते हैं, 11 बनते हैं, तो आप खुद उन पे अदम एतमाद का एक लिहाज से इजहार करते हैं कि तो आम आदमी फिर उनसे इंसाफ की तवक्को कैसे करे। मसलन हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस से ये तवक्को है और उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। अब अगर वो बाकी जजेस को जो इस मामले में, इस कज़िए में किसी भी हवाले से न चीफ जस्टिस से मुंसलिक रहे हैं न किसी और से मुंसलिक रहे हैं, अगर उनको वो मामला सौंप दे तो इसमें क्या कबाहत है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी 2-3 मखसूस जजेस पे इसरार करते हैं, तो ये वो जो रीमा ने जो तहकीक की थी, तो वो अगर आप देखें तो एक लिहाज से बाकी जजेस पे अदम एतमाद का इजहार है। और जिस इदारे का सरबराह अपने कुछ कुलीग्स पे किसी भी वजह से इस तरह का अदम एतमाद का इजहार कर दे, तो आम आदमी का उन पे फिर एतमाद कैसे बहाल होगा। और फिर इसमें खुद उन्होंने इंटीमेट किया है, ये पिछले हेयरिंग के दौरान, शायद पता नहीं कि डिसीजन में है या कि उनके रिमार्क्स थे कि मैं खुद बेंच में ज़रूरी नहीं है कि बैठ, रिमार्क्स थे। तो अब ये कमीशन में खुद अपने आप को मेंबर बनाता, तो जब खुद नहीं बन रहे तो ठीक है, अगर 1-2 एतराज़ बाकी जजेस पे हुकूमत का एतराज़ है या दूसरी पार्टी का एतराज़ है, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में 11-12 जजेस हैं तो उनका वो कर लें। सर ठीक है, एक जानिब से तो इस फैक्ट को हम मान के चल रहे हैं कि चले गलती हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब यानी हुकूमत की तरफ से भी जो इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो जायज़ हैं, ख़ासकर इस सिनेरियो के अंदर? अब ज़ाहिरी बात है मेरे ख्याल में कि माजी में जो कुछ हुआ है, जो फैसले आए हैं, जो डिसीजन आए हैं, तो अगर हुकूमत की जगह आप भी होती तो आप भी ये एतराज़ उठाती। अच्छा, एक पस मंजर है, इसलिए मज़र अब्बास साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी मज़र साहब। देखिए, जब आप इस तरह सुप्रीम कोर्ट को डिवाइडेड करते हैं ना, उसमें ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जो भी मामलात हैं, पहली चीज़ ये कि अभी उस स्टे का फैसला ही नहीं हुआ। अभी उस पर आर्गूमेंट हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक जो है वो ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट को ये कह दिया कि इनको ना रखें। जब आप इस तरीके का ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये कि जब वो आएंगे तो वो कैसे, वो फिर दूसरी साइड यही बात कर सकती है कि अगर आपने बिल्कुल सारे ही जजेस पर, अगर आपने उन 3 पूरी बेंच पर ही अगर आपने एतराज कर दिया कि ये लोग नहीं होने चाहिए, तो जो दूसरे लोग आएंगे उसका फैसला कैसे अनबाइज्ड होगा। इसमें मज़र साहब एक गुजारिश है इंतहाई अदब के साथ कि ये भी देखना है कि ये डिवीजन का आगाज किसने किया है। मसलन पिछले 3.5-4 सालों में या 5 सालों में तो ये मुस्लिम लीग नून या पीडीएम वाले हुकूमत में नहीं थे जी। डिवीजन का आगाज एक तो हुआ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस से, जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस से, जिस पे बाद में खुद हुकूमत ने भी माजरत कर ली, बाकियों ने भी माजरत कर ली। फिर ये बेंचेस जो थे उस वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन आपने रीमा की रिसर्च देखी होगी कि वो कितने बेंचेस में मखसूस लोगों को शामिल किया जाता है और बहुत सारे जजेस जो वो फारिग बैठे हुए हैं। तो इस डिवीजन और तकसीम का और खासकर सियासी नौयत के, बट एक सवाल है जो मैं न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी कि इस तरह तो अगर कोई बराह रास्त मफाद का टकराव नहीं है तो इस तरह तो जो हम लॉजिक बना रहे हैं उसके मुताबिक किसी ना किसी के खिलाफ किसी जज ने तो कोई फैसला दिया ही होगा। तो क्या सिर्फ इसको बुनियाद बनाकर और इतना स्ट्रॉन्ग अगर कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर क्या इतराज उठाया जा सकता है और वो क्या दुरुस्त है? असल चीज क्या है जी? असल चीज ये कि ये जो कमीशन बना ये क्या डिटरमिन करेगा जी, जिसमें हम इतनी हार्ड पोजीशंस ले रहे हैं।
इसको डिटरमिन क्या करना है? इसको डिटरमिन करना है कि ये जो एक चीज ये है कि ये जो कॉन्वर्सेशन हुई है ये सही है गलत है। सही। दूसरा ये कि इसका पर्पस क्या था और इसने मुख्तलिफ किसी केस में इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया। अब उसमें पहली चीज इस्टेब्लिश है कि किसने, पहली चीज इस्टेब्लिश करनी है किसने ये जो है वो लीक स्कीम, ठीक है, किसने इसके, और फिर जाहिर है ये सारी चीजें आगे चल के आएंगी। जी जी। इसलिए कह रहा हूं कि हमें इतना बड़ा ऐसा केस नहीं है मेरे लिहाज से कि जिसपे नहीं, और प्लस एक बात ये भी है ना सर कि अभी ये जो 5 रुकनी बेंच है इसने तो कमीशन से मुतालिक फैसला करना है कि आया ये कमीशन कानूनी है या नहीं है, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से नहीं। कमीशन इस 5 रुकनी बेंच ने तहकीकात थोड़ी करनी थी। तो चलें अगर हम बंदयाल साहब को ये भी कह लेते हैं कि उनका बराह रास्त ताल्लुक है, इजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब के ऊपर जो एतराज उठाया जा रहा है, न्यायी साहब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? अलीना, ये जो वाकयात हैं जैसे श्री साफी साहब ने भी फरमाया है कि ये कोई एक दिन की पैदावार तो है नहीं, ये से एक बेंच की बात तो हो नहीं रही, ये इससे पहले 6 महीने वाले बेंचेस की बात भी नहीं हो रही, ये पिछले 6-7 साल से एक पूरी ट्रेल क्रोनोलॉजी इवेंट्स के अंदर पत्नी क्या क्या भी उन्होंने बताया जी कि कौन कौन घायल हुआ। एक पूरा जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वो एक तरह से निकल गए, फिर उसके बाद अरशद मलिक साहब भी इन्हीं ऑडियो टेप, इन्हीं केसेस में, इसी उसमें ट्रेल में, इसी के मादक के अंदर वो भी फारिग हो गए। फिर काजी फाजीजा साहब का जो फैजाबाद जो धरने थे वो ये सारी ट्रेल ऑफ इवेंट्स जो है ये इंटरट्वाइन है, ये इंटरलिंक्ड है, इनमें बाहमी जो है एक पैवस्त है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइन बड़ा सिंपल है, वो ये कहते हैं कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट को अंडरमाइन किए बगैर एक जो है पावर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपने देखा, कभी आपने देखा एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो? कभी बता दे। हाई कोर्ट में एक जज हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक जज सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो 2 जजेस, 3 जजेस, 4 जजेस, बेंच, लार्जर बेंच, फुल बेंच, ये सुप्रीम कोर्ट बनता है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जब आपने असेंबली ने ये कहा, नेशनल असेंबली ने बिल पास किया कि आप 3 जजेस जो है वो ये बेंच तय करें, जो कि आपने कहा ये भी मेरा मसला है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, रीमा ने इतना जबरदस्त तरीके से केस बिल्डअप किया है, सारा उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे सामने प्रेजेंटेशन दिया ऑलमोस्ट एक मुख्तसर तरीन वक्त में। उसमें बात क्या है कि मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ रीमा से भी, आप सब से भी, कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने इन सारी चीजों को कंसिडर करना होता, अगर उन्हें अपने उस फैसले को देखना होता जिसमें उन्हें काजी फाजीजा साहब के खिलाफ ये बताया कि ये यहाँ पे जो है उनको खुद इस बैंक से रहता होना चाहिए कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये बेंच जब फॉर्म कर रहे थे तो उनके सामने ये बातें नहीं थी। उन्होंने इसी एतमार से तो किया है कि वो सारे केसेस भी उनके सामने थे, वो जानते थे, उनको ये भी पता था कि इसके अंदर उनकी जो फैमिली मेंबर्स जो है उनके अंदर भी एक उसकी भी ऑडियो लीक्स आई हुई है। दूसरी बात है कि ये तो ऑडियो लीक्स इतनी सीरियस है और इतनी हीनियस है। मसलन चौधरी परवेज लाई साहब की जो जज साहब के साथ ऑडियो लीक है, उसके अंदर क्या बात हो रही है कि एक बंदा जो अभी तक जेल में पड़ा है, जिसको जो चौधरी परवेज लाई साहब उनके घर मिलने जा रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि आप आने की जरूरत नहीं है, ये कुछ छोटा वाक्य है, ये कुछ आम वाक्य है जो हिला नहीं सकते। फिर आप जब दूसरी बात यह है कि मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल एहसन साहब का, भाई आपको कब नहीं पता कि मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल एहसन साहब जैसे सलीम साहब ने कहा है, इनके अलावा जजेस ही नहीं है। अब क्राइसिस ये है कि हुकूमत जो है अगर वो समझती है कि कोई इंक्वायरी कमीशन होने चाहिए, जो कि उसके पास एक एग्जेक्टिव राइट है, वो उसने मुकर्रर करती है, तो उसको क्या किया जाए कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब जो है उसको अपॉइंट किया जाए। अगर उनको देते हैं तो वो तो पहले बेंच में बैठ के बता रहे हैं कि मैंने दे देना ना, मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस ने कहेंगे भाई इसके बारे में कुछ आप करें और इसके बारे में आप ऐसा सुप्रीम कोर्ट के नाम में बटाते हैं। खुद इन्होंने काजी फाजीजा साहब के बारे में कहा कि हम एक शीशे के घर में जजेस बैठे हैं,
इसलिए उनके 20 साल पुराने FBR के जो निजाम अकाउंट्स है वो सामने लाने में कोई हर्ज नहीं। लोग 5 साल का कानून है, काजी फायद ईसा साहब उनकी मिसेज जो है 20 साल का देंगे। चुनाचे मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े तमाम से जो बेंच बनाया है और वो उससे कोई नतीजा हासिल करना चाहते हैं। हम कुछ भी करते रहे, वो ऐसा माइटी चीफ जस्टिस है, उनके पास बड़ी पावर्स है। अच्छा न्यायी साहब, मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है, उसके ऊपर फिर मजीद बात भी करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं कि आज हुकूमत ने बेंच के ऊपर जो एतराज़ उठाया और कहा है कि ऑडियो लीक्स की समाअत करने वाले, ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत करने वाले बेंच में से जस्टिस उमर अता बंदियाल, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब अलग हो जाएं। क्या वो एतराज़ दुरुस्त है? रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज़। जी लीना, दो छोटे पॉइंट्स। पहले आपने कहा कि इस बेंच ने कौन सा खुद इंक्वायरी करनी है, लेकिन ये बेंच इंक्वायरी रोक सकता है। ठीक है, ये ज्यादा अहम एक हमारे सामने नुक्ता है कि अब हम देख रहे हैं कि फैसले तो नहीं हो रहे, लेकिन इंक्वायरी तक जो है वो रोकी जा रही है। दूसरी बात, बहुत से लोग ये फॉल्स इक्विवेलेंस मेरी नजर में ड्रॉ करते हैं कि जो बेंच पे सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, एक तरफ चीफ जस्टिस बंदियाल हैं, दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं और उनके कैंप से मैं से एग्री नहीं करती। मेरी नजर में एक विक्टिम है जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा हैं इस वक्त। कल को चीफ जस्टिस बन के वो क्या होंगे हमें नहीं मालूम, और मैं उन्हें कोई उस तरह हीरो नहीं बना रही जो कभी कोई गलती नहीं कर सकते, ना उन्होंने की, लेकिन इस सिनेरियो में वो विक्टिम है और उनके साथ एक के बाद एक ज्यादती हो रही है। याद रखिएगा कि उनके खिलाफ जब रेफरेंस हुई, सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ नहीं थी, जस्टिस बंदियाल थे जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया जो कानून में नहीं था। वो एक फैसले के जरिए इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ खोल दी। किस तरह उनकी फैमिली को कोर्ट में ह्यूमिलिएट किया गया, ये किसी और ने नहीं किया, ये उनके साथी जजेस ने किया। किस तरह कई साल उन्हें अहम जज जो बेंचेस हैं उनसे बाहर रखा गया, ये किसी और ने नहीं किया, ये उनके साथी जजेस ने किया। किस तरह उनको कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं सुन सकते, ह्यूमिलिएट किया गया। किस तरह उनके जुडिशियल ऑर्डर्स को सर्कुलर्स के जरिए डिसमिस कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। इस तरह की जो चीजें हैं, वो केस सुनते थे कोई, लार्जर बेंच बना के उनको हटा दिया जाता था, उनका जो फैसला है उसे सेट असाइड कर दिया जाता था। तो इस केस में जो लोग ये इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में है इख्तिलाफ इतना कर दिया, कैंप्स बना दिए, ये गलत बात है। कभी कभी परपेट्रेटर्स को परपेट्रेटर्स कहना चाहिए, विक्टिम्स को विक्टिम्स कहना चाहिए। और इस वक्त जो ज्यादती हो रही है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हो रही है। उन्होंने जो भी कुछ किया, अगर कुछ उन पे एतराज है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी के खिलाफ किया, आगे क्या हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, वो तो फॉरेन चीफ जस्टिस साहब जो है, लेकिन उस वक्त और उसके बाद जिस तरह के इंकशाफात हुए हैं, जब पूरी पिक्चर हमें पता चली, तो उसमें ये भी पता चला कि दरअसल उस वक्त जो जनरली रियासत पाकिस्तान का मूड था और हवाओं का रुख था वो उनके खिलाफ था। इस वक्त जो है सिचुएशन यकसर तब्दील हो चुकी है, इसलिए वहां पर हमें जस्टिस बंदियाल साहब, हफ्ते पुराना ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशियल ऑर्डर एक रजिस्ट्रार ने सर्कुलर के जरिए सेट असाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मिनट में एक हेयरिंग करके उसको लेजिटिमाइज किया। ये ह्यूमिलिएशन है एक और जज की, आपके साथी जज की। रीना, ये हमें भुलाना नहीं चाहिए। तो ये जो इक्विवेलेंस है इस वक्त, ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ ओप्रेसर्स है। ओके रीमा, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मजहर साहब और साफी साहब को भी शामिल करने दीजिएगा। मजहर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो रीमा बात कर रही है, ये बात उसी चीज की तो जवाब है। If a fellow judge, उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं एज ए विक्टिम, और विक्टिम भी किसका? फेलो जजेस का। जी। जब फेलो जजेस का कोई एक जज विक्टिम हो रहा है, तो यही तो हम ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए विक्टिम, सबको बराबर होना चाहिए। बदकिस्मती से हो ये रहा है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह को ले लें, आप जस्टिस याहिया अफरीदी को ले लें, वो बेंच में हमें नजर ही नहीं आते उसमें। तो अब ये जो तासुर बन रहा है, ये नहीं कि वो सही हो गलत, ये तासुर क्या बन रहा है? एक तासुर ये बन रहा है कि ये जो जजेस जिनको चीफ जस्टिस अपने साथ नहीं बैठाते, ये एक बिल्कुल अलग हैं। और जब ये किसी केस में आ जाते हैं या इत्तेफाक से जस्टिस अतहर मिनल्लाह किसी केस में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। यही चीज तासुर उभार रही है, और जो कि गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन तासुर क्या उभर रहा है कि एक विक्टिम है
और शायद दूसरा अक्यूज है। मैं अक्यूज का लफ्ज उस तरह नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन एक विक्टिम है और विक्टिम भी अपने ही साथियों के हाथों है। तो शायद ये जो तासुर है इसको दूर करने की जरूरत है। बट ऑब्वियसली सर आपकी बात नहीं कह रही थी, सॉरी लीना, मैं क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी मैं क्लैरिफाई कर दूं। बहुत से और लोग मैं देख रही हूँ जो इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि इनकी भी गलती है, उनकी भी गलती है, और मिलके इतनी गलतियां सुप्रीम कोर्ट ने की कि अब सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी नहीं रही। मेरी नजर में इस सिचुएशन में तो जाहिर है कि एक शख्स है जो विक्टिम है और कई अरसे से परसिक्यूशन फेलो जजेस कर रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो मेरी नजर में परपेट्रेटर है। तो जब आपने रेजोल्यूशन की तरफ जाना है तो उस साइड को भी देखना है ना, कोई फुल कोर्ट मीटिंग ही बुला लें, कोई रूल्स में। अच्छा, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही है रीमा, ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते सलीम साफी साहब। वो ये कि ये जो सिचुएशन बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हुकूमत बहरहाल और अपोजिशन, सियासी जमातें इसको अपने फायदे या नुकसान के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और जब केसेस पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत के लिए तो जारी बात है हमें वो नजर आता है उसका रिफ्लेक्शन। इस वक्त भी जो बेंचेस के ऊपर एतराज़ है ख़ास तौर पर, ये भी सियासी फ़ायदे और नुकसान के लिए इस्तेमाल होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज खड़े होकर बड़ी लंबी सी तकरीर की उसके ऊपर। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में इस मामले का नतीजा या इसको टर्न आउट करता हुआ? अलीना, हुकूमतें और सियासी जमातें नहीं, बल्कि मुल्क का हर शहरी जिसका अदालत से वास्ता पड़ता है या जिसका कोई केस आता है तो वो कोशिश यही करता है कि अदालत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और अपने हक में इस्तेमाल करे। इसलिए लोग बारी बारी फीसेस लेने वाले वकील करते हैं, बड़े बड़े वकीलों को तलाश करते हैं। वो तो एक फितरी अमल है और सियासी जमातें तो ये करती रहती हैं। लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया में अदालतें खुद इतनी मजबूत होती हैं कि वो न किसी से इन्फ्लुएंस होती हैं और न किसी के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो पहले, मैं रीमा की बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं शायद अपनी बात की सही वजाहत नहीं कर सका। मैंने सिर्फ इस कंटेक्स्ट में कहा था कि इनिशिएटर बंदियाल साहब नहीं थे, लेकिन इनिशिएटर उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। और बंदियाल साहब न सिर्फ ये कि उनको इंसाफ नहीं दिलवा सके, बल्कि उनके और उनके ख़ानदान को उसमें ह्यूमिलिएट भी किया गया, और वो बाद में बाकी फरीकों ने तो उनकी ज़्यादती पे माफ़ी मांग ली या शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन इधर से वो नहीं हुआ अभी तक चीफ जस्टिस साहब की तरफ से या उनके साथी जजेस की तरफ से। दूसरी बात ये है कि आपको जब वाज़े एक चीज़ नज़र आती है, मसलन ये बाकी जजेस की हम अगर बात करते हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की, जस्टिस मंसूर साहब की या जस्टिस फायजीसा साहब की, तो आपको उनके फैसलों में दोनों रुझानात नज़र आते हैं। किसी जगह उससे पीटीआई को फ़ायदा हुआ है, किसी जगह उसको जो है उससे नून लीग को फ़ायदा हुआ है, किसी जगह किसी और का हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम मुस्तकिल ये रुझान देख रहे हैं। मसलन खुद तौहीन अदालत का केस है, 25 मई का 1 साल हो गया, उसकी तो हेयरिंग दोबारा नहीं हो रही है। लेकिन उधर अगर फायजीसा साहब एक सरकारी अफसर रजिस्ट्रार से मुतालिक वो करता है तो वो घंटों में दूसरा बेंच बैठ के उनके उस फैसले को मुअत्तल कर लेता है। इसी तरह ये जो अभी खुद उनके लिए गले का हार बन रहा है, तो जस्टिस सेठ वकार मरहूम, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के कुछ डिसीजन के खिलाफ 2021 में डिसीजन दिया था, अभी तक उस पर स्टे चल रहा है, ठीक है, उसकी हेयर नहीं हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे अगले दिन वो अदालत लग जाती है और वही बेंच होता है और फैसले भी उसी तरह आते हैं। अदालतों के वारंट लेके पुलिस चली जाती है इमरान खान साहब के पास, उनके मातेहत अदलिया है जिनके इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ सुपीरियर अदलिया का फर्ज है, उधर पुलिस को मार पड़ती है। लेकिन मुल्जिम से पूछने और उनको मारने वाले से पूछने की बजाय अगले दिन पुलिस के कान खींचे जाते हैं। तो जब इस तरह के रुझानात आपने मुसलसल देखे हों तो उस सूरत में हुकूमत होती है या कोई और होता तो जाहिर बात है कि वो ये एतराज़ कर सकता था, और खुद चीफ साहब ने उनको ये ऑप्शन दिया है हुकूमत को। सर, मौजूदा सूरत हाल में ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में ये बताएं कि मामला जहां पर आकर अटक गया है, आपको यहाँ से आगे क्या लगता है कि किस तरह से सूरत हाल का हल निकलेगा?
मुझसे पूछ रही हैं? जी जी साफी साहब। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, कल आप खबरें दे के आपके मुताबिक ये होने वाले और वो होने वाले, और आज अल्लाह भी छोड़ दिया सारा मामला। कल तो आप राह रास्त में लगा रहे थे, देखिए मुकाफात चुके थे, कानून बामल होने लगा है। हाँ। तो जिस तरह बाकी जगहों पे वो अपना असर दिखा रहा है सियासत में, सहाफत में, तो मेरे ख्याल में मुकाफात अमल का कानून अदालत में भी अपना असर दिखाएगा। लेकिन वहां पे कैसे दिखा सकता है? हुकूमत ने तो बड़ी कोशिश की, अभी तक कुछ कर नहीं पाई। अब ये और ऑप्शन भी बड़ी महदूद है, जिम्मे तो नहीं ले सकते ना, कल के बारे में तो अल्लाह जानता है ना। अच्छा जी, चले कल पे छोड़ दिया है तो हम कल पे मामला छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि कल इस केस की समाअत भी होनी है। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी, कमीशन से मुतल्लिक जो एतराज़ उठाए गए हैं, बेंच से मुतल्लिक जो एतराज़ उठाए गए हैं, उसके ऊपर हमारे पैनल की राय। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।